हेलो, चलो ज्वाइन कर लिए। तो इस लॉकडाउन में आप लोग का स्कूल बंद है या खुला है, जो लोग स्कूलिंग कर रहे थे ऑनलाइन? अच्छा, ओपन है। ओके ओके। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर का किस पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, उसके लिए यहाँ देखिएगा मैंने क्या लिखा हूँ। इट इज अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस एंड लिक्विड सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। पहला बात तो ये हो गया, किस में होना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। ओके, इट मीन्स एट द फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक और बात, एट द मेन पॉइंट यही है, एट द फ्रीजिंग पॉइंट सॉलिड एंड लिक्विड फेज हैव सेम वेपर प्रेशर। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे जो सॉलिड डायरेक्ट सब्लिमेट करेगा उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू और लिक्विड का उस पॉइंट पे वेपर प्रेशर का वैल्यू जिस टेम्परेचर पे बिल्कुल सेम वेपर प्रेशर हो जाएगा, तो उसी पॉइंट को हम लोग उस जिस पॉइंट पे जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, the temperature at which liquid and solid having the same vapor pressure, then that temperature is called freezing point. But next question है कि सर उसको समझने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिक्विड का अगर लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो लिक्विड के लिए अगर वेपर, अब इक्विलिब्रियम अगर रहेगा लिक्विड और वेपर का, सॉलिड और वेपर का इक्विलिब्रियम रहेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पॉइंट पे केपी लिखते हैं ना, फर्स्ट क्लास में ही आपको बताए थे। तो केपी में तो सिर्फ वेपर प्रेशर इसका आएगा, लिक्विड का तो हम लोग गैस के रेस्पेक्ट में लिक्विड का प्रेशर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हाँ या ना। तो लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर का इक्वेशन रहेगा P इक्वल टू P नॉट ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच। तो लिक्विड व्हेन कन्वर्टेड टू वेपर, तो डेल्टा एच क्या लिखेंगे? वेपोराइजेशन बाय RT, करेक्ट। लेकिन सॉलिड व्हेन कन्वर्टेड टू डायरेक्टली वेपर, तब इस सॉलिड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? P इक्वल टू P नॉट डैश मान लेते हैं फॉर मोमेंट, P इक्वल टू P नॉट डैश ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच। अब यहां पे डेल्टा एच में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? वेपोराइजेशन या सब्लिमेशन? सब्लिमेशन बाई RT। और ये तो सबको पता है ना, पिछले क्लास में बताए थे, डेल्टा एच सब्लिमेशन का वैल्यू डेल्टा एच वेपोराइजेशन से कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? ज्यादा रहेगा। एंड बोथ आर एंडोथर्मिक, बोथ आर वाट, दोनों का साइन क्या रहेगा? निगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। अब अगर इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ देखिए, अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, आप एक बार रफ में डिफ्रेंशिएट करके देख भी सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको यही मिलेगा। ओके, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको ए मिलेगा, और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ए क्या है? नहीं तो स्लोप हो जाएगा, P वर्सेस टेम्परेचर का, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो डिफरेंस। और उसके बाद अगर इस वैल्यू को देखते हैं, इस वैल्यू को, तो नहीं लगता कि पूरे P का काम करेगा, हाँ या ना? तो क्या इसके लिए dP बाई dt इक्वल टू P डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई RT स्क्वायर। सिमिलरली अगर इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो आपको मिलेगा P नॉट डैश, और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा, और जिसको मैंने डॉटेड के अंदर रख दिया है वो एक्चुअली P है, तो क्या हो जाएगा? dP बाई dt इक्वल टू P डेल्टा एच बाई RT स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। अब मान लेते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर
एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जैसे ही एक हाइपोथेटिकल लग रहे हैं कि एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ए ब्रैकेट दोनों का तो सेम कर देंगे। अगर ऐसा बोल दिए तो एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, बट डिफर कौन सा टर्म करेगा स्टूडेंट? डेल्टा एच वेपराइजेशन और डेल्टा एच सब्लिमेशन, है ना? तो बोलिए एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर किसका ग्राफ का स्लोप का पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा रहेगा? किसका स्लोप ज़्यादा रहेगा? आपको नहीं लगता कि इसका स्लोप ज़्यादा रहेगा और इसका स्लोप क्या रहेगा? कम रहेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है? डेल्टा एच वेपराइजेशन, और यहाँ पे क्या आया है स्टूडेंट? डेल्टा एच सब्लिमेशन। बट ये चीज़ आपको प्रूफ करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं आएगा। जस्ट मैं अपना सेटिस्फेक्शन के लिए और मुझे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ को आपको क्लियरली आपको समझाना था, इसलिए मैंने ऐसा मैथमेटिकल अप्रोच लिया। ओके, तो किसी भी पार्टिकुलर लिक्विड लाइक वाटर का ही एग्जांपल लेते हैं। तो किसी भी पार्टिकुलर लिक्विड का दो ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करते हैं। एक ग्राफ ए है और एक ग्राफ ए है। अब तब पूछेंगे कि देखिए इसमें सेम कंपाउंड का लाइक वाटर एज ए लिक्विड एंड वाटर एज ए सॉलिड, मतलब आइस, ठीक है स्टूडेंट? तो सॉरी, वाटर एज ए लिक्विड और वाटर एज ए आइस। मैं आपसे पूछा था कि कौन सा ग्राफ वाटर एज ए लिक्विड का वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा ग्राफ वाटर एज ए सॉलिड मतलब आइस का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो बोले किसका स्लोप ज़्यादा है? इसका स्लोप ज़्यादा है। तो नहीं लगता कि ये शायद H2 एज आइस रहना चाहिए, है ना? अरे क्या रहना चाहिए? H2 एज लिक्विड। ड्रॉ कीजिए। अब समझ में आ गया कि इसका स्लोप को मैंने शार्प क्यों रखा? क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा था ही, है ना? लिख लीजिएगा। हो गया? ओके, हो गया? ओके, अब देखिए अगर इन दोनों ग्राफ को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, वाटर एज
सॉल्वेंट। तो बोलिए कौन सा ग्राफ किसका रहेगा, देखिए तो मतलब ए सॉलिड का रहेगा, हाँ है ना, उस कंपाउंड का, उस सब्सटेंस का। आई किसका रहना चाहिए, लिक्विड का। और दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पे। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर का वैल्यू उस पॉइंट के उस टेम्परेचर पे, तो जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल, उसको हम लोग कौन सा पॉइंट बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट, अब जब मान लेते हैं कि, ध्यान से देखिएगा, ये लिक्विड है ऐसे मानिए, और लिक्विड का टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो जब तक लिक्विड है तब, जब तक वो लिक्विड है, पॉइंट टू बी नोटेड, तब तक वो लिक्विड के ग्राफ के पाथ को फॉलो करेगा, हाँ है ना। तो लिक्विड फॉर्म में था, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे आकर वो क्या बनना शुरू होगा, सॉलिड, फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो अब जब फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड बनेगा तब मोटा मोटी वो कौन सा ग्राफ को फॉलो करेगा, लिक्विड वाले ग्राफ को ही फॉलो करेगा या सॉलिड का। तो क्या उसके बाद जहां से वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया, फ्रीज करना शुरू हो गया, उसके बाद मेरे लिए एक ग्राफ काम का है। अब उल्टा करते हैं, मान लेते हैं कि इनिशियली मेरा जो सब्सटेंस था, ऐसे मानिए सॉलिड में था और उसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और एक पॉइंट पे आकर वो मेल्ट करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, तो उसके बाद क्या सॉलिड वाला ग्राफ को ही फॉलो करेगा या फिर लिक्विड का वेपर प्रेशर ग्राफ पे फॉलो करेगा। तो जहां पे मेल्ट कर जाएगा उसके बाद सॉलिड का ग्राफ मेरे काम का रहेगा, नहीं रहेगा। तो इस पार्ट और इस पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो बोलिए ग्राफ लुक्स लाइक, तो ग्राफ इस टाइप का ही तो नजर आएगा, वेपर प्रेशर, हाँ या ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि बुक्स में या एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है स्टूडेंट, तो लगता है कि ऐसा ग्राफ क्यों हुआ। नहीं, अब समझ में आ गया कैसा ग्राफ क्यों हुआ होगा। इसका मतलब एक किस पार्ट का था, सॉलिड का, और एक इस पार्ट का रहा था, लिक्विड का, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो यही था। अब इसको मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ कि इस ग्राफ का अब मेरा काम रहेगा नहीं, है ना। इस पार्ट को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया, और ए पॉइंट था फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। यहां तक समझ में आ गया, ग्राफ को पहले समझ लीजिए। समझ में आ गया स्टूडेंट, यहां तक ग्राफ वो ऐसा क्यों रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यहां देखिए, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान सुनिएगा, एज लिक्विड, ठीक है स्टूडेंट।
और ए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एज सॉलिड, ठीक है। और ए हो गया फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का। अब मान लेते हैं कि अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का लिक्विड फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन का लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर और वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग, बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग सॉल्यूट लिए हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जिसमें सॉल्यूट लिए हैं नॉन वोलेटाइल, क्या लिए हैं स्टूडेंट, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन बनाइएगा तो उस सॉल्यूशन का लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर का ग्राफ उसके सॉल्वेंट एज ए लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर ग्राफ से ऊपर जाएगा या नीचे रहता था। ये मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया हूं, याद है। इसका मतलब है कि बताइए, ए है, ध्यान से सुनिएगा, ए है वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन इन विच फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, और ए यहां पे आकर कट कर रहा है। कहां पे आकर कट किया इस ग्राफ को, तो देखिए अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन मेरा ये रहता था कि सर प्योर, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कि सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए अगर सॉल्वेंट का लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर लिए तो उसका इंटरसेक्शन सॉल्वेंट के सॉलिड फॉर्म के ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम लोग क्या बोले हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ या ना। तो इन सिमिलर फैशन अगर सॉल्यूशन का लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर ग्राफ ले रहे हैं तो इसका इंटरसेक्शन तो होना चाहिए था सॉल्यूशन का सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर ग्राफ के साथ, हाँ या ना, क्योंकि डिफरेंशियल भी तो यही था। डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट का क्या था कि वैसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड फेज का और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर का वैल्यू इक्वल हो जाए, उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर मिलेगा उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग वाटर एज ए सॉल्वेंट का लिक्विड लिए थे तो वाटर एज ए सॉलिड, आइस का हम लोग क्या लिए थे, उस वाटर का ही सॉलिड लिए थे। तो सॉल्यूशन का अगर लिक्विड लेंगे तो सॉल्यूशन का ही सॉलिड लेंगे, हाँ या ना। लॉजिक तो यही है ना कि जिसका लिक्विड उसी का सॉलिड, तो सॉल्वेंट का लिक्विड तो सॉल्वेंट का सॉलिड, तो सॉल्यूशन का लिक्विड तो सॉल्यूशन का सॉलिड लेना चाहिए। लेकिन बुक में देखिएगा कि सॉल्वेंट का जो सॉलिड फेज का ग्राफ है उसी ग्राफ के साथ सॉल्यूशन के लिक्विड फेज के ग्राफ का इंटरसेक्शन दिखाया रहता है, ओके। और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आप लोग मेरा डाउट समझ गए कि मुझे क्या कंफ्यूजन हो रहा है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल सही भी है, एक ग्राफ बिल्कुल मैंने करेक्टली ड्रॉ किया, बट कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे इस बात पर डिफरेंशन से कंफ्यूजन हो गया था। तो एक्चुअली लॉजिक ये है कि यहाँ पे सारा कंफ्यूजन मेरा एक लाइन से क्लियर हो जाएगा। वो लाइन ये है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नीदर फ्रीजेज नॉर वेपराइजेज। तो अगर आप सॉल्यूशन बनाए भी हैं तो सॉल्यूशन जो बनाए हैं उसका, वो सॉल्यूशन का अगर सॉलिडिफाई होगा, सॉलिड में फ्रीज करेगा, तो कौन फ्रीज करेगा, सॉलिड फ्रीज करेगा या सॉल्वेंट फ्रीज करना चाहिए, सॉल्वेंट। तो बताइए अगर यहां पे वाटर एज ए सॉल्वेंट ले लिए, क्या ले लिए, वाटर एज ए सॉल्वेंट ले लिए, और जो सॉल्यूशन बनाए उसमें सॉल्वेंट वाटर ही है, तो ये सॉल्यूशन अगर फ्रीज करेगा भी तो सॉल्यूशन का क्या दोनों पार्ट फ्रीज करेगा या सॉल्वेंट फ्रीज करेगा, कौन फ्रीज करेगा, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, हाँ है ना। तो दोनों केस में चाहे सॉल्यूशन हो या सॉल्वेंट हो, दोनों केस में फ्रीज तो वाटर को करना है ना। दैट्स वाई सॉलिड का ग्राफ चाहे सॉल्वेंट के लिए
सॉलिड का ग्राफ या सॉल्यूशन के लिए सॉलिड का ग्राफ, सॉलिड के वेपर प्रेशर ग्राफ डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा स्टूडेंट? अगर आपसे कोई पूछेगा, यहां देखिए कि डेल्टा एच सब्लिमेशन वाटर का और डेल्टा एच सब्लिमेशन सॉल्यूशन का, जहां पे सॉल्वेंट वाटर हो, क्या हो, सॉल्वेंट वाटर हो, डिफरेंट होगा या सेम होगा स्टूडेंट? सेम ही हो जाएगा ना, इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, तो अब तो समझ में आ गया कि हम लोग लिक्विड के, सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए सॉलिड का डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ यूज करेंगे या सेम ग्राफ यूज करेंगे? सेम ग्राफ यूज करेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, विथ रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन ऊपर में हुआ या और नीचे में हो गया? नीचे हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हुआ या कम हो गया? कम हो गया। और यकीन मानिए कि ये जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का लेह लद्दाख में या ऐसा जगह पे जहाँ पे बहुत कोल्ड टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो इस प्रॉपर्टी का वहाँ पे -20 डिग्री अगर टेम्परेचर है या -10 डिग्री भी टेम्परेचर है, और किसी भी तरीके से आप वहाँ का वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को -115 कर दिए, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को अगर डिप्रेस करते हैं, कम कर देते हैं, तो कितना बढ़िया काम रहेगा, है ना। तो कम कर सकते हैं, क्या करेंगे, वाटर एज सॉल्वेंट में क्या मिक्स कर देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या और कम हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहां से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज। और डिक्रीज ऑलवेज क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। क्या होता है स्टूडेंट, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल तो आप हम लोग सॉल्वेंट सोच रहे थे, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या रहेगा स्टूडेंट, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, लिख लीजिएगा फ्रीजिंग। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा टीएफ। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, डेल्टा टीएफ। अब यहां देखिए, ये सब कुछ मैं सॉल्वेंट के लिए ड्रॉ कर दिया। किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। और मैं दो सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकेंड। तो बताइए, एक ये जो पार्ट है, ए पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट, ये किसके वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड के वेपर प्रेशर, है ना। तो बताइए, सॉल्वेंट एज ए लिक्विड का वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ग्राफ नीचे होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन लिक्विड फॉर्म। तो यकीन मानिए कि आपको नहीं लगता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में यही सिखाए थे कि सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर ग्राफ में गैप ज़्यादा रहेगा, है ना। दैट्स वाई सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकेंड में किसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा सॉल्यूट का। तो क्या ये लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन greater than
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, है ना। तो अब बताइए ए पॉइंट किसका फ्रीजिंग पॉइंट था? सॉल्वेंट का। ए किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन फर्स्ट। और ए किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन सेकेंड का। तो यहां देखिए, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो डिप्रेशन ज़्यादा, है ना। और डिप्रेशन ज़्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट। यहां देखिए ये वैल्यू ज़्यादा, यहां देखिएगा सब लोग, ये वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा या और नीचे चला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट? यस, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को। उनको लगता है कि ओके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा तो आप सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं ना सॉल्यूशन का, तो डिफरेंस ज़्यादा मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता चला गया, है ना। दैट्स वाई डेल्टा TF इंक्रीजेज देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। करेक्ट, लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले चीज़ तो मुझे एक समझा देना था, जो कि कंसेप्चुअल एक पॉइंट था कि देखिए सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो, दोनों के लिए लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर का ग्राफ तो अलग अलग लेते हैं, बट सॉलिड फेज का ग्राफ सबके लिए सेम कॉमन ले लेते नहीं, क्योंकि हर केस में फ्रीज कौन करेगा? सॉल्वेंट ही तो करेगा। दैट्स वाई सॉलिड फेज का मैं ग्राफ क्या रखा, तीनों ग्राफ के लिए अलग अलग रखा या सेम रखा? सेम रख। चलिए स्टूडेंट, तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। मोललिटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मोललिटी इज ऑल्सो टाइप ऑफ व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन। देन डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू एम। क्या होता है स्टूडेंट? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम। ए है मोललिटी और ये क्या है? KB का नाम क्या बोले थे, बोले तो मोलल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट। और बोलिए वहां पे KB किसका प्रॉपर्टी था? तो यहां भी KF किसका प्रॉपर्टी रहेगा? सॉल्वेंट। तो लिख लीजिएगा KF इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट ओनली। चले KB का वैल्यू क्या था बोली तो?
के बी का वैल्यू था आर टी नॉट स्क्वायर था ना, तो इन सिमिलर फैशन के एफ का वैल्यू रहेगा आर टी नॉट एफ का स्क्वायर बाई 1000 एल एफ। एल एफ यहां पे रहेगा यस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम। तो और यहां पे टी नॉट एफ जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। किसका था स्टूडेंट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यस चलिए, और डेल्टा एच एफ को लिखिएगा बोले चेंज इन थाल्पी, या इसको बोल सकते हैं वहां पे डेल्टा एच बी को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहां पे क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल। क्या बोलना है? पर मोल। तो बोलिए डेल्टा एच एफ को कितना से डिवाइड करके पर ग्राम हो जाए? सॉल्वेंट का यस, तो क्या एल एफ को हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा एच एफ बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो एल एफ के बदले ए पुट कर दीजिए, तो एल एफ के बदले ए पुट कीजिएगा तो के एफ इक्वल टू हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराइए, ये लग रहा हो कि पता नहीं इसका यूज होगा या नहीं होगा, तो असाइनमेंट में पता चल जाएगा कि यूज होगा या नहीं होगा। नहीं यूज होगा तो क्यों इतना मेहनत करेंगे इस लॉकडाउन में। फिर से लॉकडाउन हो गया। मुझसे पूछिएगा लॉकडाउन का क्या इफेक्ट होता है। कल से ग्रोसरी का सामान ही खरीद रहे हैं, हाफ एन आवर कम से कम 1 आवर लाइन में लग कर। और मेरा तो और भी A to Z 2 बच्चा भी है, तो डाइपर खरीद ले आइए, दूध खरीद ले आइए, तो मतलब समझ में आ गया कि उससे आसान काम था यूरोप का सारा प्रॉब्लम बना लेना। उससे मच ईजियर था कि मैं यूरोप बैठ के बना लेता। इतना दिमाग नहीं लगता है उसमें, तो बिल्कुल नहीं भूलते थे। अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, आंसर आएगा ही आएगा। यहाँ तो भूल ही जाते हैं। अच्छा अचार नहीं है, अच्छा ब्रेड भी लाना है, ओके ओके ब्रेड भी लाना है। तो ऐसे करके बिल्कुल फ्यूज ही हो गया। मतलब यस, मैं जानते हैं सुनीता, मैं कल बनाया हूँ परसों फ्राइडे की रात में पूरा एक लिस्ट, लाइफ में फर्स्ट टाइम कि ग्रॉसरी कैसे आता है, और उसको मैं स्कैन करके रखा हूँ। इस बात पे बहुत हॉट डिबेट हुआ। मैं बोला कि सामान एक ही बार बोलिए ना कि महीना में क्या आता है, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, महीना में ऐसे नहीं बोला जा सकता है। फैमिली तो डेली कुछ ना कुछ लगते रहेगा, वो हम लोग एक टारगेट नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी मैंने एक लिस्ट बनाया और तब समझ में आया कि घर में क्या क्या लगता है। चलिए कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद सारा नोटबुक यहाँ से ऑफिस से, अभी मैं ऑफिस से ही पढ़ा रहा हूँ, उठाकर आज लेके जाऊँगा घर, सारा सेटअप फिर से। क्लास तो रुकना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं रुकेगा क्लास, नहीं कैसे रुकेगा? मेरा भी तो यही रोजी रोटी है, आप लोग का है नहीं है आई डोंट नो, लेकिन मेरा तो यही है। तो क्लास तो हाँ वो बिल्कुल है, और उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसी वीक में शुरू हो जाएगा, कल से परसों तक। और अब सुबह शाम तक घर पे ही रहना है, तो नंबर ऑफ़ क्लासेज भी नहीं। ये जो मैं क्लास इस वीक में थोड़ा कम लिया, वो मेरा नहीं था, आप लोग का पर्सनल रिक्वेस्ट था। तो मैं भी सोचा कि थोड़ा सा इनको आराम दे ही देते हैं, जितना कोप अप करना है कर लीजिए।
हम होपफुली आप लोग कोप अप कर लिए होंगे, नहीं? ओके। अब ये बताइए, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो नहीं लगता कि जिस पॉइंट पे कन्वर्ट रहा है सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कैसे मैंने बोला था लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ट होता है मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में होता है। किस में होता है स्टूडेंट? आपस में इक्विलिब्रियम में होता है। यस, और और एक इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या रहेगा? फेज ट्रांसफॉर्मेशन जिस टेम्परेचर पर, यस, 0। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? डेल्टा एच एफ, हाँ है ना, माइनस टी डेल्टा एस एफ। क्या लिखेंगे? माइनस टी डेल्टा एच एफ माइनस टी डेल्टा एस एफ। तो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा एच एफ इक्वल टू टी डेल्टा एस एफ, करेक्ट? तो इसमें डेल्टा एच एफ के बदले ये पुट कर दीजिए, और यहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा स्टूडेंट? फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर पुट कर देते हैं, देन के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर टी नॉट एफ का स्क्वायर एम बाई 1000। क्या लिखेंगे? डेल्टा एस एफ, यानी कि के एफ इक्वल टू हो जाएगा आर टी नॉट एफ एम बाई 1000 डेल्टा एस एफ। वेयर डेल्टा एस एफ इज व्हाट? चेंज इन एंट्रोपी। क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। किस चेंज में क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब यहाँ पे कोई पूछेगा डेल्टा एस एफ क्या है, तो बोलना है एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। क्या बोलिएगा? एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। और ओल्ड बैच आप लोग को एंट्रोपी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं ना पढ़ाए हैं, तो बाकी चीज़ वहाँ पे एंट्रोपी के बारे में पूरा कहानी बता देंगे कि एंट्रोपी क्या है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा, एक प्रॉब्लम देख लीजिए, डेल्टा एस एफ सॉल्वेंट और डेल्टा एस एफ सॉल्यूशन में किसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा? ऐसा ही एक प्रॉब्लम में डेल्टा एस भी के लिए लिया था, लिक्विड सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए, याद है पिछले लेक्चर में? तो वहाँ उस सॉल्यूशन को देखिए और यहाँ पे आंसर बताइए। तो डेल्टा एस एफ सॉल्वेंट के लिए स्टूडेंट आप यही लिखिएगा, डेल्टा एच एफ सॉल्वेंट, हाँ या ना, और डिवाइड बाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट स्टूडेंट? और डेल्टा एस एफ सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच एफ सॉल्यूशन लिखेंगे, हाँ या ना, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिखिएगा। बट खुद बताइए, डेल्टा एच एफ सॉल्वेंट और डेल्टा एच एफ सॉल्यूशन अलग रहेगा या सेम वैल्यू रहेगा स्टूडेंट? अगर आपका सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है तो उसमें तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नीदर फ्रीजेज नॉर वेपराइजेज,
तो फ्रीज किया हुआ था ही नहीं, वो तो फ्रीज किया हुआ था ही नहीं। अब इसमें बोल सकते हैं आप कि सर मान लेते हैं कि यहाँ पे वाटर है, इसमें थोड़ा सा NaCl डाल दिए, इस पूरे वाटर को अगर फ्रीज कर दिए तो NaCl भी तो फ्रीज कर जाएगा। उसमें NaCl नहीं फ्रीज करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीज किया है। कौन फ्रीज किया है? उसके बीच में NaCl फंस गया है, नहीं। इट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नीदर फ्रीजेज नॉर वेपोराइजेज। ऐसे आप इस तो जहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ना ही फ्रीज कर ना ही वेपोराइज कर रहा है, तो जो डेल्टा HF रहेगा, चाहे सॉल्यूशन हो या सॉल्वेंट हो, दोनों केस में तो वाटर का ही रहेगा, है ना। दैट्स वाई दोनों का वैल्यू डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो न्यूमरेटर तो सेम हो गया। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू कम रहता है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम रहता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम रहता है। तो क्या यहां से ये बोल सकते हैं डेल्टा SF सॉल्यूशन ग्रेटर देन डेल्टा SF सॉल्वेंट, है ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। बट वेपोराइजेशन के केस में क्या था? यही था या जस्ट उल्टा था? उल्टा था। अब देखिए, एक एप्लीकेशन तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मैंने बता दिया कि कहीं पे बहुत कोल्ड जगह है तो वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि वाटर लोअर से लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज करे। दैट्स वाई कि मान लेते -5 हो गया डिग्री, और आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कुछ ऐसा डाल दिए वाटर में, उसका फ्रीजिंग पॉइंट -10 है, तो आपकी तो फ़ायदेमंद है ना कि वाटर सॉलिडिफाई नहीं हो पा रहा है जनजीवन जो चलने के लिए। इन सिमिलर फैशन आज से 30 ईयर्स पहले या कम 25 ईयर्स पहले, तो डैम श्योर इस 25 ईयर्स में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आया है, बट मैं इस चीज़ को देखे हुआ हूँ। तो पहले जो भी ऑटोमोबाइल था, चाहे ट्रैक्टर हो या ट्रक हो या बस हो, वाट एवर, तो वहाँ पे एक ये रहता था, उसका नाम क्या उसको बोलते थे, आगे में जो लगा रहता है रेडिएटर। पहले गाड़ी में एक आगे में रेडिएटर लगा हुआ रहता था और उसमें पानी डालना पड़ता था। और वहाँ का यस, अभी तो नहीं, अभी तो AC वगैरह का आ गया ना, मतलब अभी तो बहुत हाईटेक हो गया। तो इन पहले के टाइम पे क्या होता था कि बस चलने से पहले, ट्रैक्टर चलने से पहले उसमें पानी डालना पड़ता था। जब तक उसमें पानी नहीं डालेगा तब तक इंजन स्टार्ट ही नहीं लेगा। तो जाड़े के मौसम में देखता था कि इंजन बिल्कुल स्टार्ट नहीं ले रहा है सुबह सुबह, तो पता चलता था कि ओके जो वाटर उसमें डाले थे वो फ्रीज कर गया है, जो वाटर उसमें डाले थे वो फ्रीज कर गया। तो देखते थे कि लोग नीचे थोड़ा आग जलाकर इंजन में गर्म करते थे, पहले वाटर मेल्ट करेगा फिर इंजन स्टार्ट लेगा। तो उस टाइम पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लोग यूज भी किया करते होंगे, जिनको नॉलेज होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आज कोई नया थ्योरी तो है नहीं, तो वहाँ पे भी कुछ अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तो फ्रीज नहीं करके उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। एनीवे, तो ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए, आपने क्या पढ़ा? पहला तो पढ़ा रिलेटिव RLVP। तो RLVP इक्वल नहीं होता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हाँ है ना। RLVP मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर पढ़े एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें नहीं था Kb/m मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट, हाँ है ना। फिर पढ़ा है आपको डेल्टा TF, उसमें क्या था? डेल्टा TF में Kf/m अगेन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट। तो नहीं है सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ही डिपेंड करेगा, है ना। इन ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे ही डिपेंड करता है, करेक्ट। वो तो पहला क्लास में ही लाइन लिखवाए थे। अब एक बचा हुआ है कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आप समझिए ऑस्मोसिस, ठीक है स्टूडेंट। इसका जस्ट उल्टा हम लोग घर में लगा हुआ है RO।
रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले आप बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस। तो देखिए, ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा एक फेनोमेना, याद रखिएगा, मैं वहाँ पे फिर से ये बात बोलूँगा, ऑस्मोसिस के जैसा ही लेकिन इसका जस्ट उल्टा एक फेनोमेना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी होगा, और उसका यूज होता है सॉल्ट ब्रिज में। कौन सा ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज में। तो यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं उसका उल्टा वहाँ पे फंक्शन होगा। तो एक लाइन लिख लीजिए ऑस्मोसिस के लिए, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent particles from solvent side to solution side थ्रू, फिर से एक बार, द स्पॉन्टेनियस मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होगा ये काम, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू SPM, फुल फॉर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पहला डिफिनेशन तो ये हो गया। सेकंड डिफिनेशन लिखिए, चूंकि इसमें एक स्पेशल कंडीशन हो गया। स्पेशल कंडीशन ये हो गया कि मैंने बोल दिया कि ऑस्मोसिस में स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। बट इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज SPM के एक तरफ सॉल्वेंट रहेगा, दूसरी तरफ सॉल्यूशन रहेगा? ये भी तो हो सकता है कि SPM के दोनों तरफ दो अलग अलग सॉल्यूशन होगा। SPM के दोनों तरफ टू डिफरेंट सॉल्यूशन होगा ऑफ सेम सॉल्यूट, मीन सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन का दो सॉल्यूशन हो सकता है, एक लो कॉन्सेंट्रेशन का, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन का, ऐसा भी तो हो सकता है। दैट्स वाई एक डिफिनेशन और लिख लीजिए, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent particles from low concentration side to high concentration side, from low concentration side to high concentration side through SPM। हाँ ठीक है, लिखिए तो, a spontaneous flow of solvent particles from low concentration side to, हाँ बोलिए, नहीं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू SPM। थ्रू व्हाट? SPM इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ऑस्मोसिस। इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ऑस्मोसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर आप ये कैसे जान गए कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन? तो देखिए, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को कोरिलेट कर दिया। पहला जो ओरिजिनल डिफिनेशन था उसमें सॉल्वेंट से सॉल्यूशन था ना, तो सॉल्वेंट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो, हाँ या ना? तो सॉल्वेंट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो, मतलब वेरी 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 डाइल्यूट। और यस, इसका मतलब वेरी 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 डाइल्यूट से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सॉल्यूशन की तरफ। तो वहाँ से मैं इस पॉइंट को पिकअप कर लिया, क्योंकि अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन रहेगा और अगर SPM से डिवाइडेड रहेगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा। कौन मूव करेगा? इसको दो एग्जांपल से समझते हैं।
मान लेते हैं, यहाँ देखिए, ये है मेरा SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और स्टूडेंट ये है मेरा सॉल्यूशन। क्या है स्टूडेंट? सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। ओके, और यहाँ देखिए, ये है मेरा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। इसको ध्यान से समझिएगा, प्योर सॉल्वेंट। तो अब और यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे कोई पिस्टन नहीं लगाया हूँ, बट मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा के रखा हूँ। क्या लगा के रखे हैं? पिस्टन लगा के रखे हैं। और ये है SPM। तो बोलिए SPM, तो SPM का एक खास क्वालिटी होता है। SPM एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है, उसका क्वालिटी होता है कि वो तो पास करने देगा अपने थ्रू, बट सिर्फ कौन सा पार्टिकल को? सॉल्यूट को या सॉल्वेंट पार्टिकल को? सॉल्वेंट पार्टिकल। तो जहाँ पे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में SPM है, तो SPM के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल जाएगा, बट यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा? लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट जाएगा? बट ये सॉल्वेंट पार्टिकल इधर आना चाह रहा था। जब सॉल्वेंट यहाँ पे आएगा तो नहीं लेता सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हाँ या ना? क्या प्रॉब्लम है? यहाँ से यहाँ जाएगा सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम एक्वायर करेगा ना, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम होगा या ज़्यादा होगा? और आप यहाँ पे पिस्टन लगाकर इसको रोके हुए हैं, मतलब यहाँ तक पूरा फुल था, बिल्कुल कंप्लीटली फिल था, और यहाँ पे पिस्टन लगा के प्रेस करके एक मिनिमम फोर्स लगाकर रोके हुए हैं, समझे? तो क्या ये यहाँ से जा पाएगा? जाना चाह रहा है, बट आप वॉल्यूम को बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं सॉल्यूशन को। करेक्ट? ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पे जितना मिनिमम फोर्स लगाए हुए हैं, क्या कर किए हुए हैं? जितना मिनिमम फोर्स लगाए हुए हैं, उस फोर्स को इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कीजिएगा तो प्रेशर हो जाएगा, हाँ है ना? इसका एक फोर्स लगाए हुए हैं स्टूडेंट, मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम फोर्स। इस ऑस्मोसिस को आप होने ही नहीं दे रहे हैं। ऑस्मोसिस तब ना होगा जब यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन में जाएगा और आप इसको स्टॉप करके रखे हैं। करेक्ट? आप तो उसके लिए एक मिनिमम फोर्स लगाए हुए हैं और उसको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कीजिएगा तो प्रेशर के टर्म में भी बोल कर सकते हैं कि मिनिमम प्रेशर अप्लाई करके रखे हैं, हाँ है ना? तो जो मिनिमम प्रेशर आप अप्लाई करके रखे हैं फॉर स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उसी को हम लोग यहाँ पे बोल देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी लिखना नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। करेक्ट? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक काम करते हैं, जितना इसको यहाँ सॉल्वेंट पार्टिकल को आने के लिए चाहिए था, जितना रोकने के लिए फोर्स, उससे ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं। क्या करते हैं? उससे ज़्यादा लगाते हैं। तो ज़्यादा लगाने का मतलब पिस्टन और नीचे आएगा ना स्टूडेंट? अब पिस्टन नीचे आएगा तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होना चाहेगा। तो कम होना चाहेगा तो कुछ को तो जाना पड़ेगा घर छोड़कर। कौन जाएगा? जाने का एक ही रास्ता है, SPM, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो ये जो काम हुआ वो खुद से हुआ या आप कर रहे हैं? एक्सटर्नली कर रहे हैं। तो जो होना चाहिए था खुद से वैसा हुआ या जस्ट उल्टा कर दिए? तो इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। देखते नहीं आपके यहाँ अगर केंट का वाटर प्यूरिफायर अगर लगा हुआ हो, मेरे यहाँ केंट का ही लगा हुआ है, तो जैसे ही पानी लेते हैं तो उसके बाद पानी थोड़ा सा उसमें खत्म होने के बाद खटखट खटखट कुछ आवाज़ आते रहता है मशीन चलने का। बाद में समझ में आया कि शायद अंदर में पिस्टन लगा हुआ होगा, और जो हम लोग मिनरल वाटर यहाँ से लेके आते हैं, जो वाटर पंप से आता है, उसको फिर क्या कहता है, रिवर्स ऑस्मोसिस से प्यूरिफाई कर रहा होगा। नहीं,
ऑस्मोसिस हो रहा होगा या रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा होगा? मशीन चलने का तो वही काम है ना। ओके, अब समझ में आ गया? अभी कुछ लिखवाए नहीं, जस्ट ऐसे ही समझा रहे हैं कि समझ में आया कि मैंने यहाँ पे क्या बताया। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट खुद से अगर इसको छोड़ दिया जाता, यहाँ देखिए, अगर खुद से यहाँ पे छोड़ दिया जाता, मान लेते यहाँ पे कोई पिस्टन नहीं लगाते, जस्ट यहाँ पे ऐसे जगह खाली रहता जहाँ पे इस वॉल्यूम जा सकता, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिक्विड जा सकता है, और तब इसको छोड़ते, तो आपको नहीं था कि यहाँ से जाएगा तो इधर लिक्विड बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। पहला इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि एनिमल या हम लोग ह्यूमन बीइंग, तो हम लोग का जो आउटर स्किन है उसके जस्ट नीचे जो मेम्ब्रेन है वही एसपीएम है। अब देखिए कितना बढ़िया नेचर का रूल है। या प्लांट का भी आउटर स्किन का जस्ट नीचे जो रहता है वो एसपीएम होता है। क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखते हैं यहाँ से अंदर से स्वेटिंग होता है तो वाटर पार्टिकल्स आता है, हाँ ना, या ब्लड आ जाता है बाहर, वो नहीं आता है। हेमोग्लोबिन नहीं आता है, क्या आता है? वाटर पार्टिकल्स आता है। इसका मतलब अंदर से जो बाहर आ रहा है वो क्या आ रहा है? कितना बढ़िया एसपीएम हम लोग को कितना बचा के रखा है, नहीं कि यहाँ से अंदर से बाहर भी आ रहा है तो सिर्फ वाटर पार्टिकल्स आ रहा है। ऐसे बायो के स्टूडेंट सब जानते ही होंगे, मतलब उन लोग को लग रहा हो सर ये सब तो हम लोग बहुत जानते हैं। अब यहाँ देखिए अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, एसपीएम, और अब मैं यहाँ पे दो सॉल्यूशन ले रहा हूँ। ये है सॉल्यूशन फर्स्ट और ये सॉल्यूशन सेकेंड, और ये इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका C2, और मैंने मेंशन कर दिया C1 ग्रेटर देन C2। तो अब बताइए अगर यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का अगर मूवमेंट होगा तो किस सॉल्यूशन से किस सॉल्यूशन की तरफ होना चाहिए? थ्रू एसपीएम। C2 से C1 होना चाहिए, क्योंकि ऑस्मोसिस में का एक और डिफिनेशन लिखवाए थे, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम फ्रॉम वेयर टू वेयर, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, और लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, और बिल्कुल ऐसा कुछ मैकेनिज्म कर दिया जाए कि नहीं लास्ट तक ऑस्मोसिस हो सकता है। ऐसा तो होता नहीं है जनरली ड्यू टू सम फैक्टर, लेकिन अगर छोड़ दिया जाता तो आपको नहीं लगता है कि अगर इसको छोड़ दिया जाता तो कब तक ऑस्मोसिस होता? मानते कि ऐसा कुछ मैं यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ देखिएगा, ऐसा कुछ मैं यहाँ से एक टैब बना के रखा कि यहाँ से अगर इसका वॉल्यूम अगर यहाँ से ज़्यादा होगा तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे कलेक्ट करते रहूँगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक निशान बना के रखते हैं, और अच्छा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा लेते हैं, और यहाँ तक बिल्कुल फिलअप करके रखते हैं, मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। और इसको जब तक ऑस्मोसिस होना चाह रहे तब तक होने देते हैं। कब तक ऑस्मोसिस फिर होता अगर ऐसा मैकेनिज्म हम लोग से? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे जब डिफिनेशन में था कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, देन व्हाट? तब तो आप इसका मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस में क्या चाहता है? दोनों सॉल्यूशन कब तक? जब तक कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो नहीं लगता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करना चाहता है ना? लेकिन मान लेते हैं यहां देखिए C1 C2 का डिफरेंस ज्यादा रहेगा स्टूडेंट, तो उस टाइम पे सॉल्वेंट का फ्लो, ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्लो रहेगा या बहुत फास्ट रहेगा? C1 C2 का डिफरेंस ज्यादा तो रेट ऑफ ऑस्मोसिस ज्यादा, है ना? और C1 C2 का डिफरेंस कम तो रेट ऑफ ऑस्मोसिस कम, और C1 C2 का डिफरेंस 0 देन ऑस्मोसिस
मतलब नो ऑस्मोसिस, है ना। इसका मतलब आप लोग ये समझ गए कि सर ऑस्मोसिस क्या होता है। अब बोर्ड के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए मैं लास्ट क्लास में एक डायग्राम बना के उसमें 4-5 लाइन लिखवा दूंगा, या उस जो पीडीएफ मिला उसमें लिखा हुआ है। आप में से एनीवन जो सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक केमिकल काइनेटिक्स देखे हैं? बोर्ड का सीबीएसई का चाहे सेवा का भी क्वेश्चन बैंक आता है प्रीवियस ईयर का, प्लीज ले लीजिएगा। और अरिहंत पब्लिकेशन का भी आता है, तो एक बार देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। 10 दिन अगर कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ते हैं तो 2 दिन बोर्ड के लिए भी बैलेंस करके, या डेली रूटीन बना करके 2 घंटा मुझे बोर्ड के लिए भी देखना है, तो उतना से भी आपका काम चल जाएगा। लिखने का भी हैबिट बनाइए। चलिए, अब पहले लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा ओके, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिएगा, एसपीएम कितना टाइप का होता है? एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल एसपीएम तो जस्ट मैंने एग्जांपल बोल दिया ना, नेचुरल एसपीएम क्या रहता है? जस्ट बिलो द आउटर स्किन ऑफ प्लांट और एनिमल, वो है नेचुरल कह सकते हैं। और आर्टिफिशियल के लिए अगर एक आध एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा तो लिख लीजिएगा Cu2FeCN6, इसका नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड या सिलिकेट ऑफ निकेल, आयरन और कोबाल्ट। सिलिकेट ऑफ निकेल, आयरन और कोबाल्ट, यहाँ लिख लीजिए। अब लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर। हो गया? इसको हटाएं? सौरभ इसको चला दीजिए ना, इसी को। ठीक, पहले इसको मैथमेटिकली समझ लीजिए, फिर लैंग्वेज दे दूंगा।
स्टूडेंट पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि मैं एक एसपीएम का कंटेनर बनाया, जो किससे बना हुआ है, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और उसके अंदर मैं एक सॉल्यूशन रखा। क्या रखा स्टूडेंट? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में जो आप सॉल्वेंट यूज किए हैं, उसी सॉल्वेंट का एक बड़ा सा कंटेनर में बाहर में सॉल्वेंट रखे हैं। बाहर में क्या रखे हैं? सॉल्वेंट। और इसके अंदर क्या है? सॉल्यूशन। और बताइए, यस, और ऑस्मोसिस में स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होता है, लेकिन कहाँ से कहाँ होता है? या तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, नहीं तो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, है ना, बट होता तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का है। तो यहाँ पे अगर ऑस्मोसिस होगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ या सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ? यस, तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। और आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसा एक बीकर ऊपर में लगाए हुए हैं, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा के ऐसे प्रेस करके रखे हैं, और मिनिमम प्रेशर आप लगाए हैं फॉर स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्या लगाए हैं? मिनिमम प्रेशर फॉर व्हाट? मिनिमम प्रेशर फॉर स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई किए हैं वही एक्चुअली इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्या होगा स्टूडेंट? इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, करेक्ट। तो उसके लिए नहीं लगता कि आप यहाँ पे एक फोर्स लगा के अप्लाई किए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के सर, अगर पिस्टन नहीं रखते तब क्या होता? मान लेते सेकंड डायग्राम में अगर ये पिस्टन नहीं रखते, और इसको अलाउ कर देते, ठीक है स्टूडेंट, तो अलाउ करते तो नहीं लगता है कि और यहाँ पे बाहर में सॉल्वेंट है और अंदर में सॉल्यूशन है, तो अलाउ करते तो यहाँ से सॉल्वेंट अगर यहाँ जाता तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, है ना। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा, यहाँ देखिएगा, तो सॉल्यूशन का लिक्विड ऊपर आना शुरू होगा, करेक्ट। एक मिनट, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन का लिक्विड ऊपर आएगा, ध्यान से सब लोग यहाँ देखिएगा, जैसे ही सॉल्यूशन का लिक्विड ऊपर आएगा तो नहीं लगता कि उस सॉल्यूशन का जो मास होगा क्या होगा? ये ऊपर में इस लाइन से ऊपर जो सॉल्यूशन का जो मास रहेगा उसका भी तो भार होगा। मास और भार समझते हैं? मास मतलब मास, द्रव्यमान, और भार मतलब वेट। क्या होता है? वेट। तो ये जो ऊपर में जो लिक्विड जाएगा उसका मास के कारण नहीं लगता है कि वेट डेवलप होगा, mg का, है ना, या n का, वाट एवर, और उसके कारण भी तो एक प्रेशर जैसे डेवलप हो जाएगा। तो नहीं लगता जैसे जैसे लिक्विड ऊपर जाएगा वैसे से उस लिक्विड का जो मास के कारण जो एक प्रेशर फोर्स जो रहेगा इस यहाँ पे, वो एक्चुअली जस्ट लाइक पिस्टन काम करना शुरू करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि इसको अगर यहाँ पे पिस्टन नहीं लगाए हैं तो बिल्कुल यहाँ से सॉल्वेंट आते रहेगा और ऊपर की तरफ ऐसे आके नीचे ऐसे फ्लो करेगा, नॉट लाइक दैट। ये एक्चुअली इसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा और एक सर्टेन हाइट के बाद ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्यों रुक गया? मेरा आंसर, यहाँ पे क्यों रोक के रखे थे?
आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो नहीं था कि जो काम यहाँ कर रहे थे वही काम अब यहाँ से यहाँ तक का मास करेगा, हाँ या ना, इस पॉइंट पे। इसका मतलब है कि इस मैकेनिज्म में अगर इसको हम लोग अलाउ करते हैं तो आफ्टर सम टाइम, इनिशियली तो ऑस्मोसिस होगा, बट जैसे इसका मास ऊपर जाते रहेगा तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस फिर से जाकर रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। यस, इसका मतलब कि जहां पे जाकर ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का जो मास था, उस मास के कारण जितना प्रेशर डेवलप हुआ वो एक्चुअली में ऑस्मोसिस को रोकने के लिए वो मिनिमम प्रेशर हो रहा होगा। करेक्ट? यस। तो अब बताइए कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए स्टूडेंट, फ्री बॉडी डायग्राम। और अगर इस यहाँ के सॉल्यूशन का डेंसिटी ए डी द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक किसका सॉल्यूशन है, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्टूडेंट, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, और ए है हाइट h। क्या है? हाइट h। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? h। तो मास कितना हो जाएगा स्टूडेंट? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी को रो से थोड़ा दिखाते हैं तो थोड़ा बढ़िया लगेगा बोलने में। तो हो जाएगा रो इंटू भी, तो रो ए एच। करेक्ट? रो ए एच। तो बोलिए इस पे एक फोर्स तो लगेगा किसका? mg का, और एक फोर्स ए भी तो लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ या ना? और यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। और फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हैं कि लिक्विड का लेयर अगर सेम रहता है तो प्रेशर भी सेम रहता है। ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है। और इस सेम प्रेशर वाले लेयर को बोलते हैं इक्वी प्रेशर सरफेस। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल नहीं, इक्वी प्रेशर सरफेस, इक्वी प्रेशर सरफेस। यस। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर? तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा बोली तो? PATM। जो आप बोल रहे हैं वही मैं लिख रहा हूँ, बाद में इसको हटा देंगे, ठीक है। PATM इंटू ए। तो आपने तक ए फोर्स कैंसिल हो जाएगा, हाँ ना। तो इस पे नेट फोर्स किधर? नीचे। तो नेट फोर्स नीचे तो एक्सेशन नीचे, हाँ ना। तो एक्सेशन नीचे, तो इस लिक्विड को तो नीचे आ जाना चाहिए। लिक्विड स्थिर रहेगा या नीचे आ जाएगा? नेट फोर्स नीचे किसी पे? नीचे आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए, मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि जो आप ये जो बोलते हैं ना कि सेम लेयर पे लिक्विड का प्रेशर सेम होता है, तो वहाँ पे सेम लिक्विड भी होना चाहिए मोटा मोटी। अरे वो बात कर रहे थे, बट यहाँ पे एक और भी तो ड्राइविंग फोर्स है, SPM, है ना। वो यहाँ पे एक और SPM का क्वालिटी भी तो है जो इधर से ये सब फोर्स लगाए हुए है। करेक्ट? जाने के लिए। दैट्स वाई इस केस में यहाँ का लिक्विड सॉल्वेंट का लिक्विड था, बट यहाँ का लिक्विड क्या सॉल्वेंट का था या सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का। इसलिए यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर सकते थे, बट अब मिस्टेक नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे सेम लेयर पे होते हुए भी ये सॉल्यूशन का पॉइंट है, किसका है? सॉल्वेंट का पॉइंट है। इसलिए ये प्रेशर सेम नहीं रहेगा स्टूडेंट। ओके, करेक्ट। और अब क्या कीजिएगा? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू
डाउनवर्ड फोर्स, तो पी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी ए टी एम ए और प्लस एम जी, है या ना। अब पी ए सब लोग ध्यान से देखिएगा, मजाक में तो बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो एक्सरसाइज 1 और 2 आप ही को बनाना है। रोज ए एच जी, ए से ए को कैंसिल कर दीजिए, तो P और ए टी एम को इधर ले आइए, तो P माइनस पी ए टी एम इक्वल टू क्या बचा, रो जी एच। और A, इसका मतलब है कि यहाँ का इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है, उस डिफरेंस को भी हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। और वो डिफरेंस किसके बराबर, रो जी है। और फ्लूइड में मैकेनिज्म में आप एक चीज़ तो पढ़े होंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नाम सुने हैं। लिक्विड के हाइट के कारण जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होता है, लिक्विड के हाइट के कारण ऐसा प्रॉब्लम तो बनाए ही होंगे कि यहाँ पे P एटमॉस्फेयर है और इस लिक्विड का डेंसिटी G है, रो है, तो H हाइट नीचे, प्रेशर कितना हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, पी ए टी एम प्लस रो जी एच। याद है आप लोग को, मैं लेकिन नहीं पढ़ाया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जब रो जी एच है, यस, ये जो रो जी एच उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, यस। जैसे घड़ी वगैरह पे देखते होंगे ऐसे 2 एरो बनाया रहता है, ऐसे, सॉरी फ्लो, और लिखा रहता है 30 मीटर। कितना लिखा रहता है, फास्ट ट्रैक का घड़ी या कोई भी अच्छा घड़ी कंपनी का बनिएगा, तो इसका मतलब कि 30 मीटर वाटर के नीचे तक आप स्विमिंग कर सकते हैं, तब तक आपका घड़ी सेफ है। उसके नीचे जाइएगा तो ड्यू टू हाई प्रेशर अंदर में पानी जा सकता है। जब वो कंपनी से बाहर निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा ये तो बढ़िया बात हुआ, अब इसको पानी में डाल के ही रखेंगे, ऐसा नहीं है, वो ऐड है कंपनी का। तो बोलिए इसको कौन सा प्रेशर बोलेंगे, प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ द लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ द लिक्विड, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो नहीं लगता कि यहाँ पे न्यूटन्स लॉ आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक लाइन लिख लीजिए, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नोट करके, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक में बोल रहा हूं, उसको अंडरलाइन कर दिएगा। द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप बाय सॉल्यूशन कॉलम। ये है मेरा सॉल्यूशन कॉलम। The equilibrium hydrostatic pressure developed by solution column when it is separated from solvent, when it is separated from solvent by semi-permeable membrane, by semi-permeable membrane is called osmotic pressure, is called what, osmotic pressure। हाँ ठीक है, लिखिए तो, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप बाय सॉल्यूशन कॉलम when it is separated from solvent by SPM is called osmotic pressure of the solution, is called osmotic pressure of the solution।
तो अब एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, इसका मतलब इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है उसके लिए अगर इसको सॉल्वेंट से सेपरेट करिएगा एसपीएम के थ्रू, तो जितना इसमें इस सॉल्यूशन का हाइट एक्वायर करेगा और जितना हाइट एक्वायर करने के बाद फिर ऑस्मोसिस रुक जाएगा, उस हाइट के कारण जो ऑस्मोटिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा, लिक्विड जो प्रेशर डेवलप करता है उसको जनरली हम लोग हाइड्रोस्टैटिक ही बोलते हैं। तो उस इस लिक्विड कॉलम के कारण जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा, जहां पर ऑस्मोसिस खत्म हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यस। और ऑस्मोटिक प्रेशर को किसे इंडिकेट करते हैं? पाई से। किसे इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट? ऐसे प्रेशर को पी से इंडिकेट करना चाहिए, बट एक यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे पाई इक्वल टू क्या हो गया? रो जी एच। बोलिए रो क्या है? बोलिएगा। यस, सॉल्यूशन। जी तो सबको पता होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, और एच लिक्विड कॉलम। बट इतना के बाद भी मैं डैम श्योर हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन करने के टाइम पे रॉन्ग कर दीजिएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे 2 मिनट बोलना पड़ेगा। बोलना ये है कि मान लेते हैं कि मैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एग्जाम्पल समझाने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट दे दिया 2 atm। कितना दे दिया स्टूडेंट? 2 atm। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है स्टूडेंट? अतः पूछा इस सॉल्यूशन का अगर इस तरीके से मैकेनिज्म किया जाता तो हाइट ऑफ द लिक्विड, इस तरीके का मैकेनिज्म, वहां देखिएगा, तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम क्या होगा? तो आप तो बिल्कुल ऐसे ही लिख दीजिएगा, पाई इक्वल टू, राकेश सर सिखाए रो जी एच, है ना? बट पाई के लिए कितना? 2 atm रो जी एच। तो यहां से सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो यहां पे हेल्प लेना है। क्या लेना है? हेल्प। सारा सिस्टम को ऐसा सिस्टम में कर लीजिए। 1 atm के लिए मोटा मोटी आप ये लिख सकते हैं ना, ऐसे तो 1.012 लिखते हैं या 013, बट अप्रोक्सीमेटली ये तो लिख सकते हैं 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ या ना? तो 2 atm के लिए यहाँ से ये लिख लीजिएगा 2 × 1 × 10⁵। और रो का वैल्यू, तब आप जब लेफ्ट हैंड साइड का क्वांटिटी एसआई सिस्टम ले लिए तो नहीं लगता सारा क्वांटिटी एसआई सिस्टम में ही लेना पड़ेगा। और डेंसिटी का एसआई सिस्टम में क्या रहेगा? kg पर मीटर क्यूब पर मीटर। डेंसिटी के लिए मास बाय वॉल्यूम, तो एसआई सिस्टम में डेंसिटी क्या रहेगा? ऊपर मास किस में? kg, और नीचे वॉल्यूम मीटर में ना। तो क्या आप डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml को kg पर मीटर क्यूब नहीं कन्वर्ट कर लेंगे? जिनको नहीं कन्वर्ट करने आता है उनके लिए ग्राम बाई ml है ना, ठीक है? और 1 ml इक्वल टू, पढ़ाए तो थे, 1 cc होता है। कितना होता है? और 1 cc इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ है ना? और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, तो क्या हम लोग यहाँ पे ग्राम पर ml के लिए, और ग्राम को कितना से डिवाइड करेंगे तो kg बन जाएगा? तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो kg बन गया। और ml को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब बन जाएगा। तो अब समझ में आ गया, ग्राम पर ml को kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देना है ना? इसका मतलब रो और जी का वैल्यू तो रहेगा। आपको कैलकुलेशन करने का मन है किसी दिन तो 9.8 ले लीजिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैलकुलेशन नहीं करने का मन है तो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिएगा। तब यस, रो जी एच। तब हाइट किस में आएगा? तब आंसर हाइट आएगा मीटर में। किस में आएगा? और ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो फिर क्या कन्वर्ट नहीं कर लेंगे? इसका मतलब ए भी किस में लेना है? एसआई सिस्टम,
ये तो एसआई सिस्टम में रहेगा ही, तो आंसर भी किस में आएगा, एसआई सिस्टम में आएगा। तो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ है, जस्ट शुरू हुआ है। तो आज का क्लास इतना ही, ठीक है। तो आज का 2 ही क्लास रहेगा, एक क्लास अब बंद कर, एक